हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम करने जा रहे हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। इसमें फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन यहाँ पर मैंने लिखा है, द करंट सिचुएशन ऑफ अ बॉडी कैन बी चेंज ड्यू टू एन अनबैलेंस्ड फोर्स ऑन इट। तो कहने का मतलब ये हो गया, बॉडी रेस्ट में है तो रेस्ट में बनी रहेगी और मोशन में है तो मोशन में बनी रहेगी, अगर जब तक कि उस बॉडी पे कोई एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स ना लगे। कहने का मतलब ये हो गया कि ऐसी बॉडी, अगर कोई बॉडी मोशन में है तो वो कंटिन्यू स्ट्रेट लाइन में मोशन में चलती रहेगी बिना अपनी वेलोसिटी बदले, और रेस्ट में है तो रेस्ट में बनी रहेगी। अगर कोई बॉडी इस तरह से सर्कुलर मोशन में है तो इसका मतलब ये हुआ कि उस बॉडी पर कोई ना कोई एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है, जिसकी वजह से इस बॉडी की जो डायरेक्शन है वो चेंज हो रही है। जैसे कि स्पेस में आपके यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हो सकता है, बट वहाँ पर फोर्स, बॉडी पर फोर्स लग रहा है जिसकी वजह से इसकी जो डायरेक्शन है वो सर्कुलर मोशन में है। कांस्टेंट स्पीड हो सकती है बट कांस्टेंट वेलोसिटी नहीं हो सकती है। इसके बाद में हम सेकंड लॉ ऑफ मोशन लेते हैं। सेकंड लॉ ऑफ मोशन में कहा गया है कि बॉडी की वेलोसिटी या उसका मोमेंटम तभी बदल सकता है जबकि उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स लगे, यानी किसी बॉडी में जो एक्सेलरेशन है वो उस पर लगाए गए फोर्स पर डिपेंड करता है। तो क्या इसमें क्या लिखेंगे, मान लेते कोई बॉडी है जिसका मास m है, तो उसका जो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम है dp/dt दैट बी प्रोपोर्शनल टू द एक्सटर्नल फोर्स, या फोर्स F इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, कांस्टेंट के d/dt, मोमेंटम की जगह क्या आ जाएगा p2 माइनस p1, या फिर आप इसमें यहाँ पर क्या लिख देंगे k d/dt और m v माइनस u, यानी P2 के लिए mv और P1 के लिए mu। इस तरीके से यहाँ से आप m को हम बाहर ले लीजिए, तो ये हो जाएगा d/dt v माइनस u। तो यहाँ पर चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, यानी कि ये इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन हो जाएगा, तो इसे आप लिख देंगे k m × a। अगर आप इफ़ k इक्वल्स टू 1, नॉर्मल कंडीशन है k इक्वल्स टू 1 ऑन द अर्थ ऑफ द सरफेस पर, तो F इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, F इक्वल्स टू हो जाएगा आपके पास में यहाँ पर m × a, यानी कि द फोर्स अप्लाइड ऑन अ बॉडी विल चेंज इट्स एक्सेलरेशन इफ़ इट्स मास इज m। यहाँ से इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, इसकी यूनिट हो जाएगी न्यूटन, जिसे कि आप क्या बोलते हैं, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसकी डायमेंशन क्या हो जाएंगी फोर्स की, वो आप चैप्टर सेकेंड में पहले कर चुके हैं। ये mlt माइनस 2 इसकी डायमेंशन हो जाएगी। इसके बाद में थर्ड लॉ ऑफ मोशन करते हैं न्यूटन्स का, बहुत ही फेमस लॉ है ये। एवरी बॉडी हैज़ इक्वल एंड अपोजिट एक्शन एंड रिएक्शन, यानी किसी बॉडी ए पर अगर आप फोर्स लगाते हैं तो बदले में बॉडी एक रिएक्शन फोर्स लगाएगी आप पर, जिसे हम एफ बी बोल देंगे, यानी फोर्स ऑन बॉडी ए इक्वल्स टू द नेगेटिव रिएक्शन रिसीव्ड बाय द बॉडी। तो एफ ए इक्वल्स टू माइनस एफ बी। जैसे समझाने के लिए मैंने क्या किया, एक बॉल ले ली है जिसका नाम बॉल बी है, इस पर आप फोर्स लगाते हैं अपनी तरफ से ए। जब आप इस पर फोर्स लगाएंगे तो बॉल में डिस्प्लेसमेंट अपोजिट डायरेक्शन आपके लगाए गए फोर्स की डायरेक्शन में होगा, बट बॉल की तरफ से आपको बैक फोर्स मिलेगा। ये बैक फोर्स ही एफ बी कहलाएगा, जो कि अपोजिट डायरेक्शन में होगा आपके लगाए गए फोर्स से। तो इसलिए हो जाएगा एफ ए इक्वल्स टू माइनस का एफ बी। अब हम यहाँ पर करते हैं न्यूटन सेकंड लॉ इज़ रियल लॉ। न्यूटन सेकंड लॉ इज़ रियल लॉ में जो सेकंड लॉ है वो एफ इक्वल्स टू m × a है, ठीक है। ये हमारा सेकंड लॉ है। इसी से पहले हम फर्स्ट लॉ देते हैं। हम ये चेक करते हैं कि हमारा फर्स्ट लॉ सेकंड लॉ से किस तरह से आता है। तो आप लिखते हैं फॉर्म v इक्वल्स टू u + at। इक्वेशन आप कब यूज़ करते हैं, जब किसी बॉडी के टाइम t में एक्सेलरेशन a लगने पर उसकी वेलोसिटी u से v हो जाती है। तो आपने क्या किया कि फ्रॉम F इक्वल्स टू m × a से इफ़ एक्सटर्नल फोर्स F इक्वल्स टू 0 हो तो एक्सेलरेशन में कोई चेंजेस नहीं होगा। यही फर्स्ट लॉ में कहा गया था। अगर एक्सेलरेशन में कोई चेंजेस नहीं होगा तो फिर इक्वेशन नंबर फर्स्ट के अकॉर्डिंग बाय इसको हम अगर फर्स्ट में रख दें एक्सेलरेशन ए को, तो हमारे पास में v इक्वल्स टू क्या मिल जाएगा, यानी कि इनिशियल वेलोसिटी इक्वल्स टू फाइनल वेलोसिटी। तो सेकंड लॉ
की हेल्प से आपने क्या पुट किया, फर्स्ट लॉ को कैसे समझाया कि अगर एक्सटर्नल फोर्स 0 हो तो एक्सेलरेशन में कोई चेंजेस नहीं होगा, तो इनिशियल वेलोसिटी ही फाइनल वेलोसिटी रहेगी। अब थर्ड लॉ को समझते हैं कि सेकंड लॉ से थर्ड लॉ किस तरह से आता है। इसके लिए हम दो बॉडीज़ को मान लेते हैं जिनका मोमेंटम एक का P1 है, जैसे कि आप mu कह सकते हैं, और दूसरी बॉडी का मास m2 है और उसका मोमेंटम P2 इक्वल हो जाएगा m2v। पहले का हमने m1v मान लिया है, ठीक है। तो इन दोनों बॉडी का जो टोटल मोमेंटम है वो हो जाएगा P1 प्लस P2 इक्वल टू इनका नेट मोमेंटम, या ये हो जाएगा dP1 अपॉन dt प्लस dP2 अपॉन dt इक्वल टू dP अपॉन dt। अब आप यहाँ पर जो अपने dP अपॉन dt है ये टोटल मोमेंटम का है, और ये इन दोनों बॉडीज़ के इंडिविजुअल मोमेंटम हैं। ये मोमेंटम में चेंजेस कैसे आए, जो आपने इन पर एक्सटर्नल फोर्स लगाया, यानी पहली बॉडी पर आपने F1 फोर्स लगाया, दूसरी बॉडी पर मान लेते हैं आपने F2 फोर्स लगाया, तो नेट फोर्स कितना हो गया आपका F। अब यहाँ से आ जाते हैं, सिंस ये आपने सेकंड लॉ ऑफ मोशन यूज़ किया dP अपॉन dt इक्वल्स टू फोर्स, ऐसे यहाँ पर यूज़ किया dP अपॉन dt इक्वल्स टू फोर्स। तो सेकंड लॉ से आपने यहाँ पर थर्ड लॉ कैसे प्रूव कर रहे हैं। अब आप यहाँ पर क्या कर देंगे, इफ़ एक्सटर्नल फोर्स इज़ 0, यानी अब दोनों बॉडी पर फ्रीली एक दूसरी तरफ मूव कर रही हैं, एक्सटर्नल फोर्स F इक्वल्स टू अगर 0 कर दें तो F1 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, माइनस का F2। तो इस तरीके से हम सेकंड लॉ की हेल्प से थर्ड लॉ को प्रूव कर सकते हैं। इसीलिए न्यूटन्स का सेकंड लॉ जो है उसे रियल लॉ कहा जाता है। नेक्स्ट टॉपिक हम करते हैं इम्पल्स। इम्पल्स क्या है, इट इज़ अ शॉर्ट इंटरवल फोर्स है, बहुत ही कम समय के लिए लगने वाला फोर्स, जिसे कि हम दूसरी भाषा में इम्पल्सिव फोर्स भी कहते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी ऐसा फोर्स जिसके एक्शन रिएक्शन में बिल्कुल भी टाइम डिले ना हो, तो ऐसे फोर्स को इम्पल्स फोर्स कहा जाता है। इसे आप जे से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ये जे है आई से। तो अगर आई से रिप्रेजेंट करते हैं तो आई इक्वल टू हो जाएगा एफ इंटू डेल्टा टी। डेल्टा टी का मतलब है शॉर्ट इंटरवल ऑफ द टाइम। तो यहाँ से दरअसल ये आई इक्वल टू P2 माइनस P1 भी है, यानी कि चेंज इन द मोमेंटम। तो F इंटू डेल्टा टी इज सेट टू बी द इम्पल्स। इसकी जो यूनिट है वो न्यूटन सेकंड हो जाएगी, या इसे आप किलोग्राम मीटर पर सेकंड भी कह सकते हैं। इम्पल्स P2 माइनस P1 कैसे होता है, इसके लिए एक छोटा सा हम डेरिवेशन करते हैं। लेट अस कंसीडर अ बॉडी ऑफ मास m। मान लेते हैं कि कोई बॉडी है जिसका मास m है और इनिशियल वेलोसिटी u से चल रही है। फोर्स लगने के बाद में उसकी वेलोसिटी v हो जाती है। इस तरीके से उसका इनिशियल मोमेंटम P1 इक्वल्स टू m इंटू यू और फाइनल मोमेंटम P2 इक्वल्स टू m इंटू वी हो जाता है। तो इम्पल्स जो मोमेंटम में चेंज आए हैं टाइम डेल्टा टी के अंदर, उसके लिए हम क्या करेंगे, हम करेंगे इंटीग्रेशन ऑफ द इम्पल्स इक्वल्स टू 0 टू i इक्वल्स टू हो जाएगा चेंज इन मोमेंटम P1 टू P2 इंटू एफ इंटू डी टी। या फिर से आप किसे क्या लिख देंगे, इसे एफ इंटू P1 P2 एज इट इज़ रहेंगी, लोअर लिमिट टू हायर लिमिट, और f को कन्वर्ट कर देंगे रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम में dt। तो यहाँ से आपके पास फाइनली क्या आ जाएगा, P1 टू P2 लोअर लिमिट टू हायर लिमिट हो गई, और p रेज़ टू द पावर 0 dp, ये इंटीग्रेशन कर देंगे हम। तो यहाँ पर इंटीग्रेशन आपका सॉल्व होकर i आ जाएगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा P2 माइनस P1। तो इस तरीके से आप दिखा सकते हैं द चेंज इन मोमेंटम इज़ ऑल्सो सेड टू बी इम्पल्स। अब हम करेंगे एप्लीकेशंस ऑफ न्यूटन्स लॉ। इसमें हम सबसे पहले केस ऑफ पुली ले लेते हैं। केस ऑफ पुली, इसके लिए हम कंसीडर कर लेते हैं कि हमारे पास में एक पुली है, एक फिक्स्ड पुली को कंसीडर कर लेते हैं जिस पर कि एक रोप की हेल्प से दो मासेस लटके हुए हैं m1 और m2। ऐसा मान लेते हैं कि मास m2 इज़ ग्रेटर देन m1। ठीक है, इस केस में अब हमें क्या करना है कि जो मास m2 है उसका मास
वेट ज़्यादा है तो वेट ज़्यादा होने की वजह से उस पर जो इसके जो फोर्स की डायरेक्शन है, यानी कि इसके मूवमेंट की जो डायरेक्शन है वर्टिकली डाउनवर्ड रहेगी इन द डायरेक्शन ऑफ द ग्रेविटी, यानी कि m2g की डायरेक्शन में। और जो मास m1 है ये ऊपर की तरफ जाएगा, हालांकि वेट की डायरेक्शन तो नीचे की तरफ रहेगी m1g, बट इस पर जो नेट फोर्स है वो ऊपर की तरफ लगेगा, ये ऊपर की तरफ चलेगा F1 फोर्स से। तो इसका वेट नीचे की तरफ खींचेगा रोप को, तो रोप पर टेंशन ऊपर की तरफ लगेगी। सेम टू सेम यहाँ पर m2 मास रोप को नीचे की तरफ खींचेगा तो टेंशन ऊपर की तरफ लगेगी। तो रोप सेम है, 1 एंड 2 एंड कनेक्टेड है, इसलिए हम इस पर टेंशन T ले रहे हैं। टेंशन की डायरेक्शन वेट ऑफ द बॉडी के अपोजिट रहेगी, यानी कि अगर आप इस रोप को नीचे की तरफ खींचें तो इस पर खिंचाव कहाँ है, ऊपर की तरफ होगा। सेम टू सेम इस तरफ जो टेंशन है, तनाव ऊपर की तरफ रहेगा। अब जो रोप है वो कांस्टेंट एक्सेलरेशन a से, यानी कि पुली जो है वो इस तरह से एक्सेलरेट होने लगेगी। एक्सेलरेशन इसलिए आ जाता है क्योंकि ये फोर्स क्या करेगा, इसे फ्री फॉल में नहीं गिरने देगा, यानी m1 मास जो है वो बॉडी m2 को फ्री फॉल में नहीं गिरने देगा। इस वजह से इसमें ग्रेविटी और एक एक्सेलरेशन ऑफ द पुली, या कह सकते हैं m2 या कह सकते हैं m1, इस पर अप्लाई होगा। जैसे कि मैंने पहले भी आपको बताया है कि मास m2 F2 फोर्स से नीचे की तरफ आ रहा है और जो मास m1 है F1 फोर्स से ऊपर की तरफ जा रहा है। अब आते हैं फ्री बॉडी डायग्राम पर। फ्री बॉडी डायग्राम का मतलब है कि m2 पर कौन कौन से फोर्सेस हैं, कहाँ की तरफ लग रहे हैं, m1 पर कौन कौन से फोर्सेस हैं और कहाँ की तरफ लग रहे हैं। जैसे कि मैं m1 की बात करूँ तो m1 को इस तरह से एक डॉट पॉइंट कंसीडर कर लेते हैं, इस पर टेंशन ऊपर की तरफ लग रही है, ठीक है, और जो इसका वेट ऑफ द बॉडी है वो नीचे की तरफ है, यानी कि m1g, और टेंशन T ऊपर की तरफ होगी। नेट फोर्स F1 की डायरेक्शन भी ऊपर की तरफ है। इसके बाद में बॉडी m2 को लेते हैं। बॉडी m2 पर जो वेट है वो नीचे की तरफ है, ठीक है, और जो टेंशन है वो ऊपर की तरफ है, और जो नेट फोर्स है वो नीचे की तरफ है, यानी कि F2। ये हो गया फ्री बॉडी डायग्राम। अब यहीं से हम क्या करते हैं, फोर्सेस को निकालना सीखते हैं। तो पहले मास m1 के लिए हम यहाँ पर इक्वेशन बना लेते हैं। मास m1 के लिए इक्वेशन, जो नेट फोर्स F1 है ये इक्वल टू हो जाएगा, जो टेंशन जो है वेट को अपनी तरफ ले जा रही है, यानी कि वेट की जो डायरेक्शन है मास फर्स्ट पर वो अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ ग्रेविटी है, यानी वेट ऊपर की तरफ जा रहा है, जो मास ऊपर की तरफ जा रहा है तो ग्रेविटी की डायरेक्शन क्या है, नेगेटिव में हो जाएगी, तो टेंशन माइनस m1g। और मास m2 के लिए क्या हो जाएगा, नेट फोर्स F2। नेट फोर्स F2 इक्वल टू कितना हो जाएगा, यहाँ पर जो वेट की डायरेक्शन है इन द ग्रेविटी है, तो यहाँ पर वेट में से टेंशन माइनस कर देंगे, m2g माइनस टेंशन। अब इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं। ये दो इक्वेशन आपकी आई हैं, तो यहाँ से जो फर्स्ट इक्वेशन है, फर्स्ट इक्वेशन ये हो जाएगी मास m1a और प्लस का m1g इक्वल टू टेंशन। ऐसे ही यहाँ पर टेंशन को इक्वल कर लेते हैं, तो इक्वल टू हो जाएगा m2a इक्वल टू m2g माइनस टेंशन। टेंशन उधर ले जाते हैं और एक्सप्रेशन को उधर ले आते हैं, तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा, टेंशन इक्वल टू m2a प्लस m2g। अब इक्वेशन नंबर जो फर्स्ट है, यानी कि थर्ड बोल देते हैं इसे, इक्वेशन नंबर फोर्थ है, तो इन दोनों से टेंशन की इक्वेशन वैल्यूज़ को इक्वल कर लेते हैं, तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा, बाय थर्ड इक्वल टू फोर्थ। तो आपके पास आंसर आ जाएगा m1a प्लस m1g इक्वल टू m2a, और ये माइनस का m2 हो जाएगा, यहाँ पर m2 जब इस दूसरी तरफ जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो माइनस m2a और प्लस का m2g। तो हमें तो एक्सप्रेशन चाहिए, स्लो एक्सप्रेशन को इधर ले जाते हैं, तो हो जाएगा आपके पास में m1 प्लस m2, एक्सप्रेशन कॉमन ले लेंगे, और मास जब दूसरी तरफ जाएगा m1g तो नेगेटिव में हो जाएगा, तो m2g माइनस m1g। या फिर आपके पास में एक्सप्रेशन एक कस्ट कितना आ जाएगा, यह आ जाएगा m2 माइनस का m1 अपॉन में m1 प्लस m2 इंटू g। ये एक्सप्रेशन आ जाएगा, यानी एक्सप्रेशन ऑफ द पुली, एक्सप्रेशन ऑफ रोप भी आप इसे कह सकते हैं। अगर एक्सप्रेशन की वैल्यू को आप किसी भी एक एक्सप्रेशन में पुट कर दें, जैसे कि मान लीजिए थर्ड में पुट कर देते हैं, तो आप टेंशन निकाल सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर पुट करता हूँ, पुट इन थर्ड, यहाँ पर लिख देता हूँ मैं पुट इन थर्ड, तो आप क्या लिखेंगे यहाँ पर m1a प्लस m1g
इक्वल्स टू एक्सप्रेशन की जगह क्या लिख, जो आपकी टेंशन है इसे निकालना है, इस इक्वेशन पुट करनी है वैल्यू, तो इसे पुट कर देते हैं, आपके पास आंसर आएगा। यहाँ पर रखिए m1 m2 माइनस m1 अपॉन में m1 प्लस m2, एक्सप्रेशन की जगह आपने वैल्यू पुट कर दी, इंटू जी प्लस m1g इक्वल्स टू टेंशन। अब यहाँ से आप m1g को कांस्टेंट ले सकते हैं, तो m1g को कॉमन लेने के बाद आपके पास इक्वेशन क्या बचेगी, यहाँ से अंदर आ जाएगा m2 माइनस m1 अपॉन में m1 प्लस m2 और प्लस का 1 इक्वल्स टू टेंशन, या फिर आपके पास का आंसर आ जाएगा यहाँ पर m1g m2 माइनस m1 और इसका क्रॉस मल्टीप्लाई लगा देंगे, यहाँ पर क्रॉस में मतलब है ये एलसीएम ले लेंगे, तो m1 प्लस m2 अपॉन में m1 प्लस m2 इक्वल्स टू टेंशन। अब आपके पास में m1 और प्लस का ही कट जाएंगे, तो आपके पास ऊपर क्या आंसर आ जाएगा, ऊपर आपके पास यहाँ पर लिख देता हूँ मैं, आपके पास का आंसर आ जाएगा m2 प्लस m2 ट्वाइस m2 इंटू m1 इंटू जी अपॉन में m1 प्लस m2 इक्वल्स टू, ये टेंशन की वैल्यू आ जाएगी। इससे आप न्यूमेरिक वैल्यू भी निकाल सकते हैं। तो इस वीडियो में हमने यहाँ तक किया, अगली वीडियो में हम इसकी 2 एप्लीकेशन और करेंगे, यानी कि एपरेंट वेट का केस करेंगे और एक हॉरिजॉन्टल सरफेस पर पुली की हेल्प से किसी बॉडी को हम नीचे पुश करेंगे, और साथ ही साथ इसके न्यूमेरिकल भी करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो जल्दी ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग।